अब आते हैं, हमें आजादी मिल गई। आजादी के बाद भारत में कैसे जो उच्च शिक्षा का विकास हुआ, विस्तार हुआ, उसको देखते हैं। सबसे पहला आयोग बना राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना। 1947 में हमें आजादी मिली, तो आपको आ सकता है उच्च शिक्षा के लिए आजाद हिंदुस्तान में पहला आयोग कौन सा बना, पहला कमीशन कौन सा बना? तो राधा कृष्णन आयोग बना 1948 में। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1 साल के बाद यानी 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश कर। इन्होंने क्या सिफारिशें की थी, उस पर एक नजर डालते हैं कि विश्वविद्यालय से पहले 12 साल की शिक्षा हो। यूनिवर्सिटी में बच्चा आए उससे पहले उसको 12 साल की शिक्षा मिले, यानी कि हाई स्कूल तक। विश्वविद्यालयों में परीक्षा के दिन को छोड़ दें तो कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर और सुधार हो रहे हैं और कहा गया 180 दिन जो पढ़ाई हो 11-11 सप्ताह के 3 सेशन में वो विभाजित हो। ये डॉक्टर राधाकृष्णन उनकी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होने चाहिए। उन्होंने 3 उद्देश्य बताया, क्या? तो सामान्य शिक्षा, एक संस्कारी शिक्षा और एक व्यावसायिक शिक्षा। एक जनरल एजुकेशन हो गया, एक आपका नैतिक, इसको मान लें मोरल शिक्षण हो गया, और एक हो गया व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग बात उन्होंने कही थी डॉक्टर राधाकृष्णन की रिपोर्ट। सभी विश्वविद्यालय में एक समान किए जाए, उनका जो लेवल हो विश्वविद्यालय का वो एक समान उसका लेवल हो। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। अब यहाँ देखिए समवर्ती सूची आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ रहे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की बात किस आयोग ने कही थी? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने कही थी। क्या था? अब तक स्टेट सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची में होगा तो केंद्र राज्य दोनों मिलकर के समवर्ती सूची के विषयों को देखता है। उसके बाद विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाए जाए, ये भी कहा गया राधाकृष्णन रिपोर्ट में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा की देखरेख करे, यानी कि कोऑर्डिनेशन करे यूनिवर्सिटीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस कमीशन के रिपोर्ट के बाद बनाया गया? तो राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई और इतना ही नहीं, संसद के अधिनियम के अंतर्गत इसे पूर्ण स्वायत्तता दी गई। अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। कहते हैं माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और आयोग ने जो सिफारिशें की उस पर एक नजर देखते हैं। कहा गया 3 वर्ष की माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाई जाए। देख लीजिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाई जाए, यहाँ पर कहा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में। मार्क्स के बदले, जो एग्जाम में मार्क्स दिए जाते थे उसके बदले सांकेतिक अंक दिए जाएं, एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम कह सकते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, आर्ट और संगीत अनिवार्य होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं भावनात्मक एकता समिति 1961। कहा गया देश में भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो समिति ने कहा कि शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, इसकी अनुशंसा की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, बहुत सारी अनुशंसा हुई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से। अब है कोठारी आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको थोड़ा लंबा लिया है। कोठारी आयोग 1964, 1966, 1964 में गठन हुआ, 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। आयोग ने शिक्षा में जो कठोरता थी उसको लचीलापन बनाने पर बल दिया था। और क्या इन्होंने मुख्य सिफारिशें सौंपी थी?
1966 में, वो देखते हैं। कोठारी आयोग ने कहा शिक्षा के सभी स्तर पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव को सम्मिलित किया जाए, यानी समाज सेवा भी उसमें हो, आपका एक्सपीरियंस भी उसमें गिना जाए। ये सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में कहा गया। नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने पर बल हो, ऐसा उसमें सब्जेक्ट दिया जाए, ऐसी पढ़ाई हो कि आपके मोरल वैल्यूज भी आपका बढ़े, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व भी बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, प्रोफेशनल बनाया जाए। उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ किया जाए। बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। अभी तक हम देश में ही यूनिवर्सिटीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब कहा गया यहाँ पर कि नहीं, हमें अब दुनिया भर के जो विश्वविद्यालय है उनका जो लेवल है उससे हमें कंपटीशन करना है, अपने शिक्षा स्तर को वहां तक ले जाना है। तो उसके लिए जो बड़े विश्वविद्यालय है उसमें एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करे, और फिर जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उसको प्राप्त करने का उद्देश्य रखे और सजेशन दे उस हिसाब से। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण और उसके श्रेणी पर विशेष बल दिया गया। साथ ही इस आयोग ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया आपका, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया कि शिक्षा में कृषि अनुसंधान और इससे संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी जाए, कि इससे संबंधित जो विज्ञान है वो उच्च प्राथमिकता में रहे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। तो कृषि से संबंधित अनुसंधान होंगे, शोध होंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। उसी में एक और चीजें जोड़नी है, कोठारी आयोग ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति की भी सिफारिश की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। 10+2+3 जो अब तक चल रहा है, हालांकि नई शिक्षा नीति में इसको चेंज किया गया है, वो कोठारी आयोग की देन थी। अब हम लोग आते हैं त्रिभाषीय सूत्र पर। 3 भाषा का सूत्र दिया था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में 3 भाषाओं का एक फॉर्मूला दिया था जिसको त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है, जिसमें था कि 3 भाषा होगी, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहली भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में होगा अंग्रेजी, या एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा किसको कहेंगे, ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक ले लेंगे। और दूसरी भाषा में गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या होगा, अंग्रेजी या हिंदी को लेना है। तीसरी भाषा, ये तीसरी भाषा जो है कम समय के लिए एक भाषा का चयन किया जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी बनाया कि हिंदी भाषी राज्यों में, गैर हिंदी भाषी राज्यों में। तो हिंदी भाषी राज्यों में कहा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो कि अध्ययन ना की गई हो। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्रीय भाषा हमने लिया तो उसी को साउथ वालों ने ले लिया, नहीं, जो आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं उसके अलावे एक लेना है। उसी तरह से गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो अध्ययन पहले ना की गई हो या जो आपके पास पहले से ना हो। इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से, वो है कि त्रिभाषाई सूत्र को तमिलनाडु ने नकार दिया था। उन्होंने कहा था, इसका विरोध हुआ था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम त्रिभाषा सूत्र को नहीं मानेंगे। उन्होंने द्विभाषा नीति अपनाई थी, ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने द्विभाषा नीति अपनाई, किसने, तमिलनाडु ने। अब जैसे कोठारी आयोग ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति बताई थी, तो 1972 में कोठारी आयोग की इस सिफारिश को अपनाने की घोषणा की गई कि इस सिफारिश को अपनाया जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे इसको जो है लागू किया गया। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए 1990 में राष्ट्रीय राममूर्ति समिति का गठन किया गया। समिति ने शिक्षा नीति में कुछ संशोधन करते हुए सेमेस्टर पद्धति सहित कुछ अन्य सिफारिशें की। आप कहेंगे आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तो अभी करा नहीं है, तो इसको अभी आज ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति करेंगे, उसमें ये आ जाएगा कि अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, इसीलिए इसको अभी नहीं डाला है। अगली समिति का गठन हुआ 1993 में, गणराम समिति।
इस आयोग ने क्या सिफारिश की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जाए। ऐसा ना हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बस बढ़ती जाए, जिसका मन हो वही यूनिवर्सिटी खोल ले। उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले। उसके बाद लिंग दोह समिति 2006, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉलेजों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो पहले छात्र संघ के चुनाव में बहुत धांधली होती थी, कोई नियम कानून ढंग से नहीं बना हुआ था। उसको नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया और उसी के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिंगदोह समिति बनाई। लिंगदोह समिति जब बनी तो उसका उद्देश्य था कि छात्र राजनीति को सही दिशा पर लाया जाए। बाहुबल और धन का इस्तेमाल करके जो लोग बाहरी तत्व भी आकर के चुनाव जीतते हैं, तो कॉलेज की व्यवस्था खराब हो रही है, उसको ठीक किया जाए। बाद में ऐसा हुआ, लिंगदोह समिति ने किन किन चीजों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र ही इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि इलेक्शन में। और उन्होंने कहा चुनाव का तरीका क्या हो उसका पूरा प्रोसेस बताया, चुनाव कब कितने सालों में हो उसका पूरा प्रोसेस बताया, उसकी पात्रता क्या हो ये बताया, कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, आचार संहिता के और जितने तमाम नियम होते हैं सारा कुछ उन्होंने फिक्स किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल सही है। और बाद में क्या हुआ, इस समिति की यानी लिंगदोह समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। यानी आज भी अगर कॉलेज में चुनाव होता है, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी समिति है जो कनेक्टेड है, या किस समिति के सिफारिश को मान करके छात्र संघ के चुनाव में उसको अपनाया गया, वो लागू है आज तक। तो वो हुआ लिंगदोह समिति, 2006 में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा समिति। इसी को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये तो हम लोग सब जानते होंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यहाँ हमने लिखा है सैम पित्रोदा समिति यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006, इसलिए लिखा है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसको बनाया गया, गठन किया गया था इसका 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, और इसके अध्यक्ष बने थे सैम पित्रोदा। लेकिन आयोग ने 2006 से काम करना शुरू किया, ये ध्यान रखेंगे। 2005 में बना, 2006 से काम करना शुरू करा। इन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसमें था कि व्यावसायिक लोगों की बहुत जरूरत हो रही, डिमांड बढ़ रही है प्रोफेशनल्स लोगों की, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस में बदलाव किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स तैयार कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी जाए, कि विदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पर अपने ब्रांचेस खोल पाए, ये जरूरी था। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था, जैसे कि छात्र कॉलेज में है, उनमें से 7% छात्र ही जो है उच्च शिक्षा के लिए ऊपर जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन में छात्रों का परसेंटेज, जितना टोटल छात्र है उसका परसेंटेज बहुत कम था। बहुत सारे लोग पहले छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई या अलग अलग क्षेत्र में चले जा रहे हैं। तो इसमें टारगेट रखा गया है कि वो 7% से बढ़ा करके 15% तक हमें लेकर जाना है। उसके बाद साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ा करके 1500 करना है। सैम पित्रोदा समिति यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश की थी। शिक्षा पर खर्च कितना हो, कहा गया बजट बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा जीडीपी का 6% तक शिक्षा पर खर्च हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च हो। साथ ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि सैम पित्रोदा समिति, उन्होंने जो अपनी पूरी रिपोर्ट दी थी उसमें 5 क्षेत्रों को उन्होंने ध्यान में रखा था। एक था एक्सेस टू नॉलेज, सुलभता हो, सृजन क्रिएशन हो, नॉलेज कॉन्सेप्ट सिद्धांत को उन्होंने लागू किया था, सर्विस के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में। इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, प्रमुख 5 क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद यशपाल समिति या उसी का दूसरा नाम है उच्च शिक्षा का नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार समिति। तो कहते प्रसिद्ध शिक्षाविद हुए यशपाल जी,
जो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन थे, यानी कि यूजीसी के चेयरमैन रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। समिति ने जो सिफारिशें की उसमें था, उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी और एआईसीटीई जैसे उच्च शिक्षा नियामकों को भंग करके क्या बनाया जाए, एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा यूजीसी को हटा दिया जाए, दोनों को हटा करके एक की स्थापना की जाए, किसकी, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, NCHER। विश्वविद्यालयों का स्वरूप ऐसा हो जहां कृषि, समाजशास्त्र, प्रौद्योगिकी विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन जैसे सभी विषयों को पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में ही सभी विषयों को पढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी इतना बेहतर कर दिया जाए कॉलेजेस में, ताकि हमें इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग से संस्थान की स्थापना की जरूरत ना पड़े। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने के लिए एक संगठित प्रक्रिया हो। ये भी चाह रहे थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे खुले हुए हैं और खुलते जा रहे हैं, उसको जो हम दर्जा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा कड़ाई बरती जाए। विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति देने में भी सावधानी हो, नियम कानून बनाया, जो कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है उसमें पूरा नियम कानून बनाया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालय अगर यहाँ खोलना चाहे अपना यूनिट तो उसके लिए क्या नियम कानून। साथ ही इन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भारतीय प्रबंधन संस्थान जो IIM है, उसको विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित किया जाए। अभी क्या है, एक संस्था के आधार पर है, कहा गया इसको यूनिवर्सिटी के आधार पर डेवलप किया जाए। उसके बाद आया डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति, 2011 में बनी। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए इस समिति का गठन हुआ था और इन्होंने इनमें जो कई सिफारिशें की, इन्होंने जो मुख्य था कि प्रत्येक संस्थान में, तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए 2% बजट निर्धारित किया जाए। यानी कि इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, बजट की जरूरत होती है तो पैसा इनका बढ़ाया जाए और एक निश्चित की जाए कि हाँ इतना हम बजट दे रहे हैं। एक शर्मा समिति आई, उन्होंने कहा कि विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए यूजीसी प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, केवी पवार समिति आई। केवी पवार समिति 2012 में आई और इन्होंने एक मॉडल दिया। वो मॉडल दिया क्या कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के शिक्षा के स्तर को बढ़ाए, यानी PPP मॉडल एक तरह से आप कह सकते हैं। उन्होंने 4 उसके मॉडल बताए। कहा कि पहला आधारभूत ढांचा मॉडल हो, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए, निजी क्षेत्र, प्राइवेट कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दे, उसका प्रबंधन सरकार की तरफ से हो, और जो उसमें निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ है निजी क्षेत्र ने, उसको सरकार हर साल कुछ भुगतान करे। दूसरा इन्होंने मॉडल दिया आउटसोर्सिंग मॉडल, जिसमें इन्होंने कहा इसमें निजी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी भी संभाल ले, दोनों चीजें करे। तीसरा मॉडल इन्होंने दिया इक्विटी या हाइब्रिड मॉडल। इसके अंतर्गत क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों निवेश करें और दोनों ही प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाले, यानी कि दोनों की भागीदारी हो। चौथा इन्होंने कहा रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। इसमें इन्होंने कहा कि सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश करे, संचालन जो है निजी क्षेत्र ले। तो ये 4 हुआ। पहला में कहा गया कि निजी क्षेत्र करे, सरकार जिम्मेदारी ले, तो उसका एक पलट दे दिया। फिर एक में कह दिया गया कि इसमें निजी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रबंधन की भी जिम्मेदारी संभाले। उसके बाद कह दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बनाए और सारी जिम्मेदारी उसका संचालन और प्रबंधन का निजी क्षेत्र संभाले। TRS सुब्रमण्यम समिति बनी 2016 में। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए, जो नई शिक्षा नीति अभी आई हुई है, तो इसके लिए 2016 में TR सुब्रमण्यम समिति बनाई गई और कहा गया कि नई शिक्षा नीति के विकास के लिए आप जो है एक रिपोर्ट दीजिए, कैसे उसको तैयार किया जाए, क्या उसमें चीजें हो। तो इन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक नई शिक्षा नीति बननी ही चाहिए। वो शिक्षा नीति जो अभी है वो पुरानी हो चुकी है।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के अभी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी इसको पहले देख लेते हैं उसके बाद। अब हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन में प्रमुख अनुसंधान परिषदें हैं, यानी कि रिसर्च काउंसिल्स बने हुए हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान के लिए अलग रिसर्च काउंसिल है, कृषि के लिए अलग है, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अलग है। वो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं जो मशहूर हैं वो। एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। पहले इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और ये एक स्थायी संस्था है। इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस दिल्ली में है। दूसरा है भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, 1969 में बना, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। इसकी स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्न शाखाओं को बेहतर बनाने, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया गया। उसके बाद भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, 1972 में इसकी स्थापना हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR। यह इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करता है, यानी इतिहास अगर लिखा जा रहा है उसका वैज्ञानिक साक्ष्य हो। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन 2 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, बेंगलुरु और गुवाहाटी में। उसके बाद है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, यानी कि फिलोसफी वाला, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ICPR। भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपने प्राचीन रूप में वापस लाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए आगे इसका गठन किया गया। उसके बाद है भारतीय विज्ञान और सभ्यता के इतिहास का प्रोजेक्ट, 1990 में इसको स्थापना हुई, इंडियन साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट, यानी सभ्यता के विकास के अध्ययन से जुड़ी संस्था, जो सभ्यताओं का विकास हुआ उसका अध्ययन हो, इसके लिए संस्था का गठन हुआ। इसे क्या किया, इसे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में ही बनाया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परिषद, 1995 में इसका गठन हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स। तो ग्रामीण शिक्षा की चुनौतियों को परखने और उसमें सुधार के लिए बनाया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। अब हम लोग देख लेते हैं शिक्षा मंत्रालय। जैसे आजादी मिली तो हमें एक एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए था, तो स्वतंत्रता के बाद केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ और 1959 में इसके 2 भाग, शिक्षा मंत्रालय को 1959 में 2 भागों में पुनर्गठित किया गया, यानी उसमें संशोधन किया गया। कौन सा, एक शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय दे दिया गया। उसके बाद 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया और नाम कर दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRI, जो कि अब तक यही चल रहा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन फिर से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020, उसमें फिर से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अगर आज आपसे पूछे तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है, तो फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया हुआ है। अब हम लोग भारत में उच्च शिक्षा की जो संरचना है उसको एक बार देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC है। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है। अब विश्वविद्यालय कितने तरह के हैं? जो विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं वो है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, राज्य विश्वविद्यालय इसको स्टेट यूनिवर्सिटीज कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, और उसके अलावा और अन्य भी है। तो मेन जो है यहाँ 3 को मेन माना जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी।